हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से मशीन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूं आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लेक्चर नंबर 3 में ईएमएफ इक्वेशन द्वारा ड्रॉ किए थे कि हमारा आता है E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू A, जिसमें मैंने बताया था K को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो, या तो के को कह सकते हैं टर्न रेशियो। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ये बताया था। चलिए अब हम देखते हैं कुछ केसेस कि हमारे क्या केस आते हैं, कुछ चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को एक दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर का डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग है और सेकेंडरी बाइंडिंग है N1 N2। ठीक है, चलिए N1 पे बाइंडिंग पे हमने कोई एक सप्लाई दिया हुआ है, एसी सप्लाई, और हमने जो है कि सेकेंडरी बाइंडिंग पर हमें क्या मिल रहा है, E2 मिल रहा है। ठीक है, जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ E2 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो केस नंबर 1 हम लेके चलते हैं आप लोग के लिए। केस नंबर 1, ठीक है, तो केस नंबर 1 में अगर हम मानते हैं कि भाई हमारा जो प्राइमरी बाइंडिंग में जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है E1 इक्वल टू 4.44 F N1। ठीक है, ये आपका अगर इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी बाइंडिंग में, और सेकेंडरी बाइंडिंग में दोस्तों क्या इंड्यूस हो रहा है, E2 इक्वल टू 4.44 F N2। यहाँ पे ये सब क्या है, कैसे है दोस्तों, अगर ये आप नहीं देखे हैं तो मेरा लेक्चर नंबर 3 देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका ईएमएफ होता है, ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, यदि मैं कहूँ इफ N2 ग्रेटर देन N1, अगर मैं कहूँ N2 ग्रेटर देन N1, तो देखिए दोस्तों मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो नंबर्स ऑफ टर्न जो N2 में है, यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग में, N2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी बाइंडिंग, तो सेकेंडरी बाइंडिंग में जो नंबर्स ऑफ टर्न है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, N1, यानी कि हमारी प्राइमरी बाइंडिंग के नंबर्स ऑफ टर्न की तुलना में। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, इधर यदि नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा है तो E1 से बड़ा E2 होगा। ठीक है, देखिए देन E2 ग्रेटर देन E1, यानी जिधर नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उधर ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब कम वोल्टेज से आपका जब ज्यादा वोल्टेज हो रहा है तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर कौन सी कहलाती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है देन करेस्पॉन्डिंग ट्रांसफार्मर इज सेट टू बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी ऐसे ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं वाकई। चलिए देखिए यहाँ पे अब मैं केस नंबर 2 की बात करूंगा। दोस्तों यदि N2 लेस देन N1 हो जाए, मतलब क्या हो जाए, मतलब कि जो N2 है यानी सेकेंडरी बाइंडिंग के नंबर्स ऑफ टर्न कम हो जाए और प्राइमरी बाइंडिंग के नंबर्स ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाए, तो दोस्तों देखिए जिधर नंबर्स ऑफ टर्न कम रहेंगे उधर वोल्टेज कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखिए, इसका मतलब आप लोग का ये हुआ कि इधर यदि मैं नंबर्स ऑफ टर्न की संख्या बढ़ा दूं और इधर कम कर दूं, तो दोस्तों यदि इधर वोल्टेज मान लीजिए कुछ है और चूंकि सेकेंडरी साइड में नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी साइड की तुलना में कम है, तो इधर देखिए वोल्टेज हमारा क्या मिलेगा, कम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, तो ऐसे केस में हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा और नीचे आके देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग को केस नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। यदि N2 लेस देन N1 है, N2 लेस देन N1 है, तो इस केस में E2 लेस देन E1 होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला हमने ट्राई करवाया था, आपका फार्मूला था, सॉरी आपका देखिए फार्मूला था E2 बटे के E1 बराबर N2 बटे के N1। ठीक है, हमने ये प्राप्त किया था E2 बटे के E1 बराबर N2 बटे के N1। देखिए दोस्तों, जिधर N2 ज्यादा होगा, यानी सेकेंडरी साइड अगर N2 ज्यादा है तो सेकेंडरी साइड का ईएमएफ ज्यादा होगा, और यदि प्राइमरी साइड का N1 ज्यादा है तो प्राइमरी साइड का E1 ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए तो अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं केस नंबर 3 की तरफ। दोस्तों देखिए, अगर केस नंबर 3 में यदि आपका N2 बराबर N1 हो जाए, यानी जितने नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी बाइंडिंग में है उतने नंबर्स ऑफ टर्न यदि सेकेंडरी बाइंडिंग में भी हो जाए, N2 बराबर N1 हो जाए, तो दोस्तों इस केस में दोनों बाइंडिंगों में समान ईएमएफ रहेगा, यानी जितना प्राइमरी साइड ईएमएफ उत्पन्न होगा उतना ही ईएमएफ वोल्टेज आपको सेकेंडरी साइड भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, देन करेस्पॉन्डिंग ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड 1:1 ट्रांसफार्मर या 1:1 ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो
यदि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके दोनों बाइंडिंग का नंबर्स ऑफ टर्न बराबर हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम 1:1 ट्रांसफार्मर या 1:1 ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान देखिए, यहाँ पर लिखा है 1:1 ट्रांसफार्मर या 1:1 ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसको या आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे आकर के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा है दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आज यूज्ड इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। दोस्तों देखिए, ऐसे ट्रांसफार्मर का यूज जो होता है वो होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए होता है, लेकिन कैसे जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क के क्षेत्र में ऐसे ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए ऐसे ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ठीक है, जहाँ पे इम्पीडेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, मैचिंग होता है। ठीक है, मैच होता है। चलिए तो अब आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग दिखा दिया गया है, कोड दिखा दिया गया है, लिखा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में बी यूज्ड फॉर ऑफ आइसोलेट द पावर एंड कंट्रोल सर्किट इन केस ऑफ थायरिस्टर पावर कंट्रोल आल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग होता है, किसके लिए? ठीक है दोस्तों, कंट्रोल सर्किट इन केस ऑफ थायरिस्टर पावर कंट्रोल। थायरिस्टर के पावर कंट्रोल के लिए भी इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ठीक है, 1:1 ट्रांसफार्मर कहते हैं दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी है और ई इक्वल टू क्या है, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। यहाँ दोस्तों फाई एम का मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स, ई एम का मतलब है मैक्सिमम ई एम एफ। ठीक है, जब फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा यहाँ पे तो यहीं पे ई एम एफ का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वो दोस्तों अलग की बात है कि फ्लक्स से 90 डिग्री ई एम एफ हमारा पीछे चलता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मान लीजिए फाई एम आपका इतना लंबाई का है, तो इससे 90 डिग्री लैग करा के यानी पीछे पश्चगामी करा के हमने ई एम यानी मैक्सिमम ई एम एफ को दिखाया है, क्योंकि ये 90 डिग्री देखिए दोस्तों क्या होता है, पीछे होता है। देख लीजिए यहाँ पे अगर ओमेगा टी है तो ये वाला ओमेगा टी माइनस 90 यानी 90 क्या है, पीछे है, कम है। ठीक है, चलिए तो अब हम दोस्तों थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगा आप लोग को, एक वेव फॉर्म ड्रा किया हूँ यहाँ पे देखिए। चलिए ये देखिए यहाँ पे एक वेव फॉर्म कैसे ड्रा किया गया है, कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए हम पहले मैक्सिमम फ्लक्स का पहले जो कि पहले हम फ्लक्स के लिए एक साइनोसॉइडल वेव ड्रा करते हैं। चलिए ये हमने ड्रा किया फ्लक्स के लिए। ठीक है, ये लीजिए, ये फ्लक्स के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं फ्लक्स का साइनोसॉइडल अगर ये है, ये मान लीजिए 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ऐसे डॉट डॉट करके ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। ठीक है, यदि मैं कहूं कि भैया हमारा 90 डिग्री पीछे चल रहा था, ईएमएफ जो है हमारा कहाँ चल रहा था, 90 डिग्री पीछे, तो दोस्तों यदि मेरी बात सुनिए, यदि मैक्सिमम आपका ये अगर देखिए अगर मैक्सिमम आपका ये हो रहा है फ्लक्स अगर इस पोजीशन पे, तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, अर्थात ये 90 डिग्री लेट जाके मैक्सिमम होगा। इसका मतलब यही ना हुआ कि ईएमएफ हमारा मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री लेट होगा, क्योंकि फ्लक्स 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम हो जा रहा है। तो दोस्तों जब हमारा ईएमएफ की जब बारी आएगी मैक्सिमम होने की, तो ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हम दोस्तों कह सकते हैं, देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ईएमएफ का होगा ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे, यानी देखिए यहाँ पे फ्लक्स हमारा मैक्सिमम अगर यहाँ हो रहा है तो 90 डिग्री लेट होके हमारे ईएमएफ का जो है कि मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, 90 डिग्री लेट। इसके कहने का मतलब बस यही है दोस्तों। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं फेजर विथ आरएमएस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है फेजर विथ आरएमएस वैल्यू, यानी आरएमएस वैल्यू कुछ हम फेजर डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर मैं कहूँ ये हमारा फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि ईएमएफ का जो आपका जो फेजर आएगा वो 90 डिग्री लैग पे होगा। ठीक है, ईएमएफ हमारा 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। दोस्तों कुछ हम केसेस देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो, जब ट्रांसफार्मर क्या हो, नो लोड पे हो। ठीक है, यानी इसके सेकेंडरी बाइंडिंग पे कोई भी लोड नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड कंडीशन कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं, जब हमारा मान लीजिए सेकेंडरी साइड ओपन है। ठीक है, ओपन का मतलब क्या हुआ, कोई लोड जोड़ा गया नहीं है, सेकेंडरी हमारा जो सर्किट है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग दोस्तों N1 है, सेकेंडरी बाइंडिंग N2 है। जब दोस्तों देखिए जब हमारा जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो प्राइमरी बाइंडिंग में एक I0 करंट फ्लो होती है जिससे नो लोड करंट कहते हैं। दोस्तों जाहिर
जाहिर सी बात है अगर ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड पे है तो बस नो लोड करंट ही तो फ्लो होगा, ठीक है। प्राइमरी साइड अगर वोल्टेज हम क्या दिए हैं, V1 दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई नॉट को आप लोग याद रखिएगा, आई नॉट 3 से 5% क्या होता है ऑफ द फुल रेटेड करंट फ्लो होता है, ठीक है। मतलब फुल के करंट का 3 से 5% करंट ही फ्लो होता है किसमें, नो लोड की कंडीशन में, ठीक है। तो दोस्तों कुछ हम नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए नंबर 1 है आई नॉट की वैल्यू 3 से 5% ऑफ द फुल लोड करंट, ठीक है। आई नॉट की जो वैल्यू होती है वो 3 से 5% होती है फुल लोड करंट, ठीक है। रेटेड फुल लोड करंट का 3 से 5% होता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, द नो लोड करंट इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर इज 25 to 40% ऑफ द रेटेड फुल लोड करंट, ठीक है दोस्तों। देखिए नो लोड इस कंडीशन में अगर मेरा ट्रांसफार्मर है तो 3 से 5% करंट फ्लो होता है, आई नॉट फ्लो होता है। लेकिन दोस्तों ट्रांसफार्मर की जगह पे मैं अगर बात करूं इंडक्शन मोटर का, तो इंडक्शन मोटर में अगर कोई शाफ्ट पे कोई लोड ना दिया जाए, इंडक्शन मोटर के शाफ्ट पे यानी जो घूमने वाला आर्मेचर होता है उसके शाफ्ट पे यदि कोई भी लोड ना दिया जाए तो दोस्तों इसमें जो नो लोड करंट फ्लो होगा वो होगा 25 से 40%, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट जो फ्लो होता है वो होता है 25 से 40%, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर में 25 से 40% क्यों नो लोड होता है और ट्रांसफार्मर में क्यों 3 से 5% होता है, ठीक है दोस्तों। मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं अगले लेक्चर में हो सकता है संभवतः जरूर बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे बहुत बड़ा कंटेंट आप लोग मिस कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा है कि वाई द नो लोड करेंट ऑफ द इंडक्शन मोटर इज हायर देन द नो लोड करेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का जो नो लोड करंट होता है वो ट्रांसफार्मर की तुलना में हाई क्यों होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट की तुलना में इंडक्शन मोटर का नो लोड करंट हाई क्यों होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसको आंसर पढ़ लेते हैं। लिम्ब के ऊपर आयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर लपेटते हैं, उसके ऊपर लो वोल्टेज बाइंडिंग, फिर सेलुलेस पेपर लपेटते हैं, उसके ऊपर हाई वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है। तो दोस्तों मैं बताया था कि इस वाले भाग को लिम्ब कहते हैं और ऊपर वाले भाग को योक कहते हैं, ठीक है। योक जो होता है वो 10 से 15% क्या होता है, एरिया वाइज ज्यादा होता है किसकी तुलना में, लिम्ब की तुलना में, ठीक है। ये बात आप लोगों को मैं बता चुका था। दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर के कोर पे बाइंडिंग लपेटी कैसे जाती है। दोस्तों देखिए पहले ट्रांसफार्मर का जो कोर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर पे पहले ये लिम्ब वाले हिस्से पे पहले इंसुलेशन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसका इंसुलेशन किया जाता है, तो वो होता है आयल इम्प्रीग्रेटेड पेपर। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है आयल इम्प्रीग्रेटेड पेपर का एक पहले इंसुलेशन किया जाता है, यानी वो एक प्रकार का ऑयल होता है जिसको क्या किया जाता है, ऑयल का पुताई कर दिया जाता है, फिर उसको सुखवा दिया जाता है। तो दोस्तों वो एक प्रकार से इंसुलेटर का लेयर हो जाता है, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद इस इंसुलेटर पर हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। एलवी बाइंडिंग जिसको भी कहते हैं, एलवी बाइंडिंग यानी लो वोल्टेज बाइंडिंग। दोस्तों लो वोल्टेज बाइंडिंग मतलब इसलिए होता है जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर बनाना है स्टेप डाउन, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यदि आपको बनाना है तो प्राइमरी साइड आपका वोल्टेज ज्यादा होगा और सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो जिस साइड वोल्टेज ज्यादा होता है उधर कहते हैं एचवी बाइंडिंग, उसको कहते हैं एचवी बाइंडिंग यानी हाई वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है। और जिधर आपको वोल्टेज कम चाहिए उधर बोलते हैं एलवी बाइंडिंग। उधर कौन सी बाइंडिंग होती है, एलवी बाइंडिंग, जिसको बोलते हैं लो वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर के कोर पे पहले हम आयल इम्प्रीग्रेटेड पेपर का पहले हम क्या करते हैं, एक लपेटते हैं, फिर उसके ऊपर लो वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। लो वोल्टेज बाइंडिंग करने के बाद फिर लो वोल्टेज बाइंडिंग के ऊपर फिर एक बार हम इंसुलेशन लपेटते हैं दोस्तों, किसका, सेल्यूलेस पेपर का, ठीक है। सेल्यूलोस पेपर का एक ऊपर जो है कि एक इंसुलेटिंग परत लपेटते हैं सेल्यूलोस पेपर का। फिर उसके बाद उस पेपर के ऊपर फिर से एक बाइंडिंग करते हैं जो बाइंडिंग होती है एचवी बाइंडिंग, ठीक है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है दोस्तों, हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों आपको मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाना है स्टेप डाउन, चलिए आपको ट्रांसफार्मर बनाना है स्टेप डाउन। तो दोस्तों देखिए पहले मैं एक मान लीजिए इस पे लिम्ब के साइड पे पहले मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने एक जो है कि ऑयल इम्प्रीग्रेटेड पेपर का पहले मैं लपेट दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों इस पे मैं एलवी बाइंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस पे मान लीजिए मैं एलवी बाइंडिंग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों एलवी बाइंडिंग होता कैसे है, एलवी बाइंडिंग इधर भी देखिए दोस्तों, इधर भी आपका ऑयल इम्प्रीग्रेटेड पेपर का एक जो है कि परत चढ़ा देंगे। उसको देखिए एलवी बाइंडिंग ऐसे लपेटते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए, देखिए ऐसे ऐसे लपेटने के बाद, ठीक है, फिर क्या करते हैं दोस्तों, इसको सीरीज करके ही इस वाले पर ले जाते हैं, ठीक है। फिर इस वाले पर लपेट के
फिर ये दो टर्मिनल निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये दो टर्मिनल कौन सा हो गया, लो वोल्टेज बाइंडिंग हो गया, यानी जिधर लोड देंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब इस बाइंडिंग किए हुए बाइंडिंग पे फिर से हम सेल्यूलोज पेपर का परत चढ़ा देंगे, उसके ऊपर फिर हाई वोल्टेज बाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए हाई वोल्टेज बाइंडिंग कैसे होता है, एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए हाई वोल्टेज बाइंडिंग ऐसे होता है, पहले एक टर्मिनल ऐसे निकाल देंगे, फिर ऐसे लपेट लेंगे, लपेटने के बाद फिर सीरीज वाइज इसको इधर ले आते हैं, फिर इधर लपेट लेंगे और फिर ऐसे दो टर्मिनल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया आपका HV बाइंडिंग और इधर हो गया आपका LV बाइंडिंग, यानी इधर लो वोल्टेज बाइंडिंग हो गया, इधर HV बाइंडिंग हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए HV बाइंडिंग पे आप कोई भी वोल्टेज यदि देंगे तो लो वोल्टेज बाइंडिंग जो सेकेंडरी साइड है उधर आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज कम मिलेगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम थोड़ा सा अब नीचे देखते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नो लोड ट्रांसफार्मर बनाया गया है जिसके सेकेंडरी साइड पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिया गया है, और यहाँ पे एक जो है कि इंडक्शन मोटर का डायग्राम बनाया गया है जो 3 फेज है, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों, एमएमएफ का जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, जो एमएमएफ होता है, जैसे कि बिजली में ईएमएफ होता है जो कि एक प्रकार का वोल्टेज होता है जो करंट को फ्लो होने के लिए क्या होता है, सहायक होता है, एक प्रकार का फोर्स या बल लगाता है जो कि करंट को क्या करता है, फ्लो करवाता है। उसी प्रकार से दोस्तों एमएमएफ होता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, लेकिन मैग्नेटिक में आपका फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक है। तो फ्लक्स फ्लो करवाने के लिए भी एक बल की आवश्यकता पड़ेगी ना, वोल्टेज की तरह ही, तो उस बल को कहते हैं एमएमएफ, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो ठीक है दोस्तों, देखिए एमएमएफ बराबर होता है NI, ठीक है, जहां पे N क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ टर्न्स, जो बाइंडिंग के नंबर्स ऑफ टर्न है, और I क्या है, उस बाइंडिंग में करंट का मान है, ठीक है। तो ये होता है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमएमएफ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप फाई बराबर फार्मूला जानते होंगे, पढ़े होंगे, एमएमएफ बराबर रिलक्टेंस होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है I = V/R, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में दोस्तों देखिए फ्लो होने वाला कौन होता है, आपका फ्लक्स होता है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका वोल्टेज होता है, और जो है कि आपका मैग्नेटिक सर्किट में आपका एमएमएफ होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा का जो विरोध करता है वो रेजिस्टेंस विरोध करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट में देखूं तो फ्लक्स का विरोध करने वाला रिलक्टेंस होता है, ठीक है, रिलक्टेंस होता है। फ्लक्स को यदि फ्लो होने में यदि विरोध करता है तो वो कौन सा करता है, रिलक्टेंस करता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर में जो भी हम कोर लेते हैं वो जो है कि ऐसा कोर लेते हैं जिसका परमीबिलिटी हाई हो और रिलक्टेंस बहुत ही कम हो, ताकि फ्लक्स को कोई भी रिलक्टेंस का मान विरोध न कर सके, सुगमता पूर्वक क्या हो, फ्लक्स फ्लो हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखिए रिलक्टेंस होते हैं ऐसे, तो रिलक्टेंस बराबर होता है 1/μ × L/A, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे कि जब हमारा क्या हो, नो लोड हो, कौन सा, इंडक्शन मोटर। देखिए दोस्तों, जब नो लोड होगा तो इंडक्शन मोटर में भी क्या होगा, कोर लॉस होगा, ठीक है, कोर लॉस होगा। तो दोस्तों देखिए कोर लॉस की वजह से इसमें विंडेज लॉस तथा फ्रिक्शन लॉस दोनों होगा, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर में विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था दोस्तों, मेरे पहले लेक्चर में आपको बताया हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट, ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस यानी घर्षण वाला कोई लॉस और विंडेज लॉस नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इंडक्शन मोटर में आपका घर्षण लॉस होता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें मूविंग पार्ट जो आर्मेचर होता है वो हमारी फील्ड बाइंडिंग के थ्रू क्या होती है, आर्मेचर घूमने लगती है, तो आपका बेयरिंग शाफ्ट लगा है तो उस पर क्या होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से इसमें लॉसेस के मान बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस लॉस की आपूर्ति के लिए दोस्तों देखिए जो भी, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर की तुलना में लॉसेस ज्यादा होंगे ना, क्योंकि इसमें विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस का मान बढ़ गया। तो दोस्तों देखिए लॉसेस की पूर्ति, भाई लॉस होगा तो लॉस होने के लिए करंट जिम्मेदार होगा, तो लॉस करवाने के लिए जो करंट फ्लो होगा तो वो जाहिर सी बात है कि ट्रांसफार्मर की तुलना में ज्यादा फ्लो होगा, और तुलना में ज्यादा का फ्लो होता है तो इसीलिए दोस्तों देखिए कि नो लोड पे करंट का मान होता है 25 से 40%, ठीक है। यदि हमारा रेटेड करंट 100 एम्पियर है तो इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका नो लोड जो है कि देखिए नो लोड में आपका विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस दोनों का मान है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा था, इसलिए वहाँ पे करंट की कम रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे ये अगर दोनों लॉस होगा तो यहाँ पे करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसलिए हम इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट का मान बोलते हैं 25 से 40%, ठीक है। यदि हमारा रेटेड करंट अगर 100 एम्पियर है तो नो लोड कंडीशन में आपको जो इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, 25 एम्पियर से 40 एम्पियर, जिसको बोलते हैं 25% to 40%, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका आंसर है ड्यू टू द
प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग मेरी बात को समझिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में, ठीक है, ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में एयर गैप बहुत कम हो जाता है। क्यों दोस्तों, समझ लीजिए पहले इस बात को। यदि ये ट्रांसफार्मर कोर है, ठीक है, और देखिए ट्रांसफार्मर कोर पर यदि पहले LV बाइंडिंग लपेटी गई है, उसके ऊपर फिर HV बाइंडिंग लपेटी गई है, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए हर बाइंडिंग के लपेटने के अंतराल आपको एक मजबूत इंसुलेटिंग चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑयल एक पेपर था और एक क्या था, सेल्यूलोस पेपर था। ठीक है, तो इतनी मजबूती से दोस्तों हम यहाँ पे इंसुलेटिंग चढ़ा देते हैं कि एयर गैप बहुत ही कम हो जाता है, मतलब नगण्य के बराबर एयर गैप होता है। ठीक है, तो एयर गैप नगण्य होगा तो दोस्तों आपको एयर में देखिए क्या होता है, रिलक्टेंस का मान ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर एयर गैप का मान अगर ये बहुत कम होगा, दोस्तों देखिए एयर का मान कम होगा, एयर का मान यदि कम है, वहाँ पे कोई एयर गैप बहुत कम नगण्य बराबर है, तो रिलक्टेंस का मान कम होगा, और रिलक्टेंस दोस्तों यदि कम होगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ्लक्स है वो लीक बहुत कम करेगा, यानी मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कोर से ही फ्लो होकर सेकेंडरी बाइंडिंग को लीक करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि यही मैं देखूं ये तो दोस्तों देखिए कम करंट में भी आपका ट्रांसफार्मर में EMF उत्पन्न, अच्छा खासा EMF उत्पन्न हो जाता है, और क्या होता है, अच्छा खासा MMF उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो कि फ्लक्स बन जाता है अच्छा खासा। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर हम बात करें इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में देखिए दोस्तों आप फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा एयर गैप होता है ट्रांसफार्मर की तुलना में। तभी ना दोस्तों अगर एयर गैप इसमें रखना मजबूरी भी होता है, इसलिए कि भाई हमें बीच वाले आर्मेचर को मूव कराना है, घुमाना है, और एयर गैप नहीं रखेंगे तो हमारा इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट वाला हिस्सा है वो घूमेगा कैसे। ठीक है, तो इसलिए एयर गैप जरूरी भी होता है। तो दोस्तों ये एयर गैप इतना ज़्यादा होता है कि जो फील्ड बाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है ना, देखिए ये फील्ड बाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है, जो कि जिसका डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, तो दोस्तों क्या होता है इसमें कि ये आपका जो है कि कुछ कोर से तो दोस्तों फ्लो होता ही है, लेकिन दोस्तों ये एयर गैप में भी जाने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लक्स लीक करता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स हमारे बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए MMF उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा हमें करंट का मान होता है, ताकि जो है कि हमारा पर्याप्त MMF या फ्लक्स बन सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे बात को। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, अब दूसरा हम पॉइंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए लिखा है, सिंस इंडक्शन मोटर इज ए रोटेटिंग मशीन एंड एट नो लोड कंडीशन देयर इज विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस। ठीक है दोस्तों, बता रहा है कि चूंकि जो है कि इंडक्शन मोटर एक रोटेटिंग मशीन है, घूमने वाली मशीन है, इसलिए इसमें जो है कि आपका फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे नो लोड करंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। इतना अच्छा टॉपिक दोस्तों बताता हूँ कि आपके यूपी पीछे एग्जाम चाहे SSC JEE RRB JEE में सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी करिए दोस्तों। ओके बाय बाय, आगे आप मेरे लेक्चर के लिए इंतजार करिए। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।